So do you know what is the ethics or professional ethics? हाँ जी, हेलो, हाँ जी बेटा जशन, जानते हो आपको एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? हाँ बेटा, हेलो, हाँ जी बेटा जशन, डू यू नो व्हाट इज द प्रोफेशनल एथिक्स? हाँ जी बेटा, चलो मैं बताता हूँ स्टार्ट क्या होता है। जैसे यदि इफ वी टॉक अबाउट द एथिक्स, सो एथिक्स मीन्स होता है लीगल ऑब्लिगेशन which is mandatory for the survival in society. So that is the ethics. If we talk about the professional ethics, so professional ethics means होता है आपका ethical obligations that people follow because of their professional status, or in other words we can say to maintain the professional status, persons follow some ethical obligations or rules and regulations. These rules and regulations known as the professional ethics. So the component of the professional ethics, so there are various components of the professional ethics like honesty. Honesty means ईमानदार, कि person should be honest and he is work for the society company. इंटीग्रिटी मीन्स होता है, इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि उसमें एक इंटीग्रिटी मीन्स होता है एकता। सो उसकी एकता के साथ एक साथ रहने वाला बंदा चाहिए, इंटीग्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट अलग ही व्यू रखे अपना। सो दैट इज द इंटीग्रेसी। Next is a transparency. So transparency is the another ethical things which is play an important role. Transparency means there are no hidden facts. वहाँ पे कोई भी hidden facts नहीं होना चाहिए, बंदा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे और लीगल काम करेगा तो देयर आर नो रिक्वायर्ड द सेक्रेसी. सो ट्रांसपेरेंसी and accountability. Accountability means responsibility. Persons who is responsible for the your duties and responsibility. Confidentially, कॉन्फिडेंशियली. सो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स होगा बेटा जी कि बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उसके इट्स बिहेव अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस. ऑब्जेक्टिविटी, पर्सन शुड सम ऑब्जेक्टिव and respectfulness, person should be respectful. And obedience to law means person should respect to the law, that is the obedience. Obedience means होगा एक तरीके से आज्ञाकारी होना चाहिए लोग का. एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स होता है फेवरेबल फॉर द कंपनी. सो दैट इज components of the professional ethics: honesty, integrity, transparency, accountability, confidence, objective, respectfulness, and obedience to the law and loyalties. So these are the component of the professional ethics. हाँ जी, और these components of the makes a ethical competency. So ethical competency next हो जाता है बेटा इसी में आपका मूल्य, और जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन वैल्यू. सो ह्यूमन वैल्यू divided into the three category: first moral, second values, and third is ethics. So if we talk about the morals, so moral means होता है बेटा जी, morals are the predefined welfare principle that people believe what is the right and what is the wrong. यानी कि मॉरल एक प्री डिटरमाइन, पहले से ही डिटरमाइन प्रिंसिपल, सिद्धांत है जिसमें बंदा देखे कि भाई ये सही है ये गलत है. जैसे लाइक करप्शन इज अ लो मॉरल, या कह सकते हैं कि बैड मॉरल, एंड क्राइम ऑल्सो बैड मॉरल. हाँ जी, सो दैट इज द moral कि don't be corruption and don't be crime, don't be corrupt and don't be criminal, कि या तो corruption और criminal ना बनो. So that is the moral. And values, values are the set of the rules that are internal to a person. Means
वैल्यूज जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट है जो कि इंटरनल से संबंधित है पर्सन के। सो अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड थ्रू हिज पर्सनल एक्सपीरियंस प्रमोटिंग वेल बीइंग प्रिवेंट हार्म। और जो ये है अनकॉन्शियसली ही बंदा एक्वायर कर लेता है, किसके थ्रू? थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रमोटिंग वेल बीइंग और प्रिवेंट द हार्म। और ये अच्छे काम को आगे बढ़ाती है वैल्यू, एंड प्रिवेंट करती है, रोकती है हार्म्स, मतलब जो दुख देने वाले काम है, हरासमेंट के काम है, उन्हें रोकती है वैल्यूज। एंड एथिक्स, एथिक्स मीन्स होता है स्टडी एंड फिलोसॉफी। ये स्टडी है, फिलोसॉफी है ऑफ द मोरल वैल्यू ऑफ द राइट कंडक्ट। हाँ जी, कस्टम्स एंड लॉ, दैट इज द एथिक्स। यानी कि जो मोरल एंड वैल्यूज है, दोनों को राइट कंडक्शन, राइट कंडक्ट किस तरीके से हम सही तरीके से चलाए, सो दैट इज द स्टडी, मतलब फिलोसॉफी नोन एज द एथिक्स। एंड फॉर एग्जांपल कस्टम्स एंड लॉ, दैट इज द एथिक्स। सो क्लियर हुआ कि व्हाट डिफरेंट बिटवीन ये हाँ जी आपका, सर, पता लग गया। हाँ, मॉरल्स में क्या है, वैल्यूज क्या है, और आपका एथिक्स क्या है। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हाँ हैं। जी सर, पता लग गया। हाँ, नेक्स्ट इज हारमोनी। हारमोनी बड़ा आपके इस टॉपिक में है ना, यदि आप कोई भी टॉपिक उठाओगे उसमें हारमोनी ही हारमोनी आता है। तो हारमोनी, हारमोनी मीन्स होता है कैपेबिलिटी इन आवर ओपिनियन एंड एक्शंस। हाँ जी, कैपेबिलिटी in our opinion and action, or in other words we can say harmony means होता है when a persons have the resource more than requirement। जब एक पर्सन के पास रिक्वायरमेंट से ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, दिस सिचुएशन नोन एज द हार्मोनियल सिचुएशन। हाँ जी, सो हार्मोनी टर्म आल्सो रेफर्ड टू द कैपेबिलिटी इन आवर ओपिनियन और एक्शंस। भाई ओपिनियन या एक्शन वही तो ले सकता है बंदा जिसके पास रिसोर्स होंगे। हाँ जी, ऐसा तो नहीं होता रिसोर्स तो है नहीं और उसके ओपिनियन की कौन वैल्यू करेगा। सपोज दैट यू एंड मी प्राइम मिनिस्टर को ओपिनियन देना लग जाए, हमारे पास तो इतने भी रिसोर्स नहीं कि अकॉर्डिंग टू स्टेटस मेंटेन कर सके उसके। सो मीन्स capability or opinion and actions known as the harmony. So there are 5 kinds in of harmony which is play a essential role for the societal development और कह सकते हैं कि यूनिवर्स डेवलपमेंट। सो फर्स्ट है हारमोनी इन माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स अपने साथ भी बंदे को हारमोनियल रिलेशन रखना चाहिए। दैट पर्सन में कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके। सेकेंड इज अ हारमोनी इन फैमिली। आफ्टर दिस once you can establish या you can acquire या you can have the good relationship with yourself, so then you can establish harmony in your family. And next is a harmony in society. So after this, if you have the harmonial relationship with your family, so you already develop, कह सकते हैं establish so harmony in your society. After this nature अपने आप ही harmonial हो जाएगा। So 5 points, 4 points of the harmony. First are myself, second are families, third is society, and fourth is nature. So अब बच्चे आता है coexistence. Do you know what is the coexistence? हाँ जी बेटा जशन। कोएग्जिस्टेंस हाँ, सर, coexistence। सीओ हाँ सर, बच्चे, इसका मतलब एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज की, कोई चीज रियलिटी में है और उसके साथ में। 1 मिनट, जब जब कहीं पर वर्ड सी ओ को यूज हो जाए ना, तो यहाँ पे सोचो कि किसी दो एंटिटी की बात हो रही है। जैसे हाँ जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कोऑपरेशंस मींस कि भाई कम से कम 2 बंदों का वो होना चाहिए एग्जिस्टेंस, तभी कोऑपरेशंस होगा। यदि आप अकेले हो तो किसके साथ कोऑपरेशन करोगे? अब आप और हम दोनों क्लास ले रहे हैं तभी तो कोऑपरेशन हो रहा। सपोज दैट आप क्लास ज्वाइन ना करते, हाँ जी, सो क्या कोऑपरेशन था? कुछ भी नहीं।
ठीक है ना। सो जहां पे को हो जाए तो वहां पे मिनिमम 2 पार्टी की बात हो रही है, मिनिमम 2, यानी कि भाई कम से कम 2 बंदे के बीच में कोई इंटरेक्शन होने वाला। सो को एग्जिस्टेंस मीन्स 2 चीजें एग्जिस्ट करती है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है मटेरियल और इट इज आल्सो नोन एज द बॉडी, जो कि डिपेंड करता है सुविधाओं पे, फैसिलिटीज पे, उसको फैसिलिटी चाहिए। सेकंड है जो कि मैं बार बार कई बार जब ह्यूमन वैल्यू करते हैं तो ये बढ़ा जाता है, सेल्फ। सेल्फ मीन्स आई, आई को क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना कि जर्नली हम वी टॉक अबाउट द कि भाई उनके पास सुख सुविधा के साधन बहुत अच्छे थे, सुख सुविधा थी उनके पास। तो सुख सुविधा मीन्स फैसिलिट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ माय बॉडी, या कह सकते हैं कि फिजिकल, एंड सुख रिक्वायरमेंट माय कॉन्शियसनेस, या कह सकते हैं कि आई मुझे जो है। सो को एग्जिस्टेंस के इन ह्यूमन बींग्स, अब क्या है, ह्यूमन बींग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स है आई सेल्फ, यानी कि मैं जो बैठा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, दैट इज द मतलब आई, और ही रिक्वायर्ड आपका सुख। एंड सेकंड है माय बॉडी, ये जो बॉडी है, सो दिस बॉडी रिक्वायर्ड सुविधा। सो ह्यूमन बींग्स इज द combinations या compositions of the two basic constituents। अब constituents क्या है, material body, और in simple words body कह सकते हैं, which is required सुविधा। So it is a physiochemical composition help self I to achieve its non materialistic desire। अब ये क्या है, ये जो बॉडी है ये आई की हेल्प करती है, जो कॉन्शियसनेस है इस बॉडी के अंदर, तो उसकी हेल्प करती है कि भाई आप नॉन मेटेरियलिस्टिक डिजायर, जो आपकी इच्छाएं हैं, जैसे कहते हैं ना कि आई वांट टू बी गेट गॉड, मैं मतलब मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। आई वांट टू के कह सकते हैं कि वो लीन इन गॉड, मतलब गॉड भगवान में समा जाना चाहता हूँ। तो ये जो डिजायर है ये कौन से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है विदाउट बॉडी इस डिजायर को फुलफिल नहीं कर सकती, उसके लिए फुलफिल करने के लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा जी। सो बॉडी डिफरेंट फॉर्म में। नेक्स्ट इज सेल्फ आइज, जिसे बोलते हैं सुख। हाँ जी। सो सुख चाहिए हमें माइंड को। सो इट इज द सोल विच इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज द मार्केटेड बाय द कॉन्शियसनेस, जिसे हम मार्केट करते हैं कॉन्शियसनेस से, कि भाई ये जो सांसें चल रही है कॉन्शियसनेस है, समझदारी है। सो दैट इज आई। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, या आपके बारे में ही मैं बात करूं या हम किसी और के बारे में बात करें, सो पर्सन को यदि हम टच करते हैं कि हु इज, मतलब विच इज दिस, तो बंदा कहेगा कि इट इज माई हैंड, इट्स माई आईज, इट्स माई नेक। तो इसका मतलब माई मतलब मी तो कुछ और है ना, ये सब मेरे इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। सो आई एम द सोल, सो मैं सोल हूँ। और सोल ऑल्सो नोन एज द कॉन्शियसनेस, कि ये जो सांसें चल रही है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो मूवमेंट है, तो दैट इज द मतलब ड्यू टू द सोल। क्लियर बेटा। हाँ जी सर। हाँ। अब बच्चे आते हैं कि नेचुरल ऑर्डर के बारे में। ऑलरेडी हम इसको लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक ही चीजें इसमें बार बार ह्यूमन वैल्यू में घूमती है, हर टॉपिक में यही चीजें मिलेगी आपको। तो ऑर्डर है, देयर आर 4 बेसिक ऑर्डर इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट है बेटा जी मटेरियल ऑर्डर। हाँ जी। जिसे हम बोलते हैं पदार्थ अवस्था, या बोलते हैं मटेरियल एज। सो मटेरियल ऑर्डर है। दूसरा है ये है प्रेनिक ऑर्डर, प्राण अवस्था बोलते हैं इस। इट इज आल्सो नोन एज द बायो ऑर्डर, इसे बायो ऑर्डर भी बोलते हैं। जो प्रेनिक ऑर्डर है ना, ऑल्सो नोन एज द बायो ऑर्डर। और प्राण अवस्था मीन्स मटेरियल में क्या है, मूवमेंट, सेल्फ मूवमेंट नहीं होता बेटा जी, बट प्रेनिक और बायो जो ये ऑर्डर है, और इसको प्राण अवस्था बोलते हैं, यहाँ पे सेल्फ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ मूवमेंट मीन्स अपने आप, लाइक जो आपके जो प्लांट्स है, इट्स हैव द सेल्फ, मतलब दे हैव द सेल्फ मूवमेंट, मतलब उनमें ग्रोथ वगैरह होती है ना, तो मूवमेंट हो जाता है, सेल्फ मूवमेंट। मटेरियल में ऐसा नहीं, यदि आपने 1 kg कोई मटेरियल ला के रखा वो 1 kg रहेगा। हाँ, अदर ड्यू टू द रीजन शायद वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बट यदि वो बायोकेमिकल नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होने का, 1 kg का 1 kg रहेगा।
जैसे कि 1 किलो का पत्थर है वो किलो का ही रहेगा। तो इसमें मूवमेंट, सेल्फ मूवमेंट नहीं होता। हाँ, देर आर सम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो मटेरियल में चेंजेस हो सकते हैं, बट सेल्फ मूवमेंट होगा जब प्राण ऑर्डर चलेगा या प्राण अवस्था या बायो ऑर्डर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर आल्सो नोन एज द जीव अवस्था। जीव अवस्था, तो इसमें जीव होता है, ये जीव अवस्था का पार्ट है एनिमल ऑर्डर्स। एंड एनिमल ऑर्डर्स है जब आपका एक तरीके से एक लार्ज लार्ज मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ये क्या है, जो आपका प्राण अवस्था है या पैनिक प्रैनिक ऑर्डर्स है और बायो ऑर्डर्स है, इसमें मूवमेंट वन पैलेस का होता है, बट एनिमल मूवमेंट वन पैलेस टू अनदर मूवमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट इज है, फोर्थ है ह्यूमन ऑर्डर्स, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान अवस्था, जिसे बोलते हैं समझदारी आ जाती है। एनिमल में समझदारी नहीं है, वो मूवमेंट करता है, कॉन्शियसनेस है एनिमल्स में, बट समझदारी नहीं है। हाँ जी, सो ज्ञान अवस्था नेक्स्ट पार्ट है आपके नेचुरल ऑर्डर्स का। हाँ जी, सो इस तरीके की इन ऑर्डर्स को कैसे समझ सकते हैं या किस तरीके से फाइंड करेंगे, यही ऑर्डर्स है। जैसे मटेरियल ऑर्डर्स और पदार्थ अवस्था में आते हैं बेटा, सोइल, वाटर, मिनरल्स, एयर, मैन मेड, मटेरियलिस्टिक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आते हैं आपके पदार्थ अवस्था और मटेरियल ऑर्डर्स। सेकेंड है प्रैनिक ऑर्डर्स, प्राण अवस्था, जिसमें हम प्लांट्स को करते हैं। प्लांट्स जो आपके इन विच वी कंसिडर द प्लांट्स, लाइक आपके ये है ना मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, आपके जो ये है रोजवुड एंड एक्सेट्रा, सो दैट प्लांट्स एंड ग्रीन ग्रास आल्सो प्रैनिक ऑर्डर्स और प्राणावस्था, यहाँ के पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ मूवमेंट। एंड नेक्स्ट इज एनिमल ऑर्डर्स, सो ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक टाइगर, आपके जो एम्फीबियस है जैसे स्नेक वगैरह जो है, स्नेक है, क्रोकोडाइल, ऑल प्राणी मतलब जो एनिमल्स हैं कंसिडर एज ए, और एंड बर्ड्स कंसिडर एज ए जीवन अवस्था, कि भाई ये भी जीवन है, जीव है, इनकी जीव है इनमें। एंड ह्यूमन ऑर्डर ज्ञान अवस्था, इट्स इंक्लूड द ह्यूमन बींग्स, ओनली ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल, और इसके जो क्या है फिजिकल बॉडी एंड ह्यूमन बींग्स फिजिकल बॉडी एंड इट्स सेल्फ एंड आई। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी है और आई है, कॉन्शियसनेस है, इसी को हम कंसीडर करते हैं ज्ञान अवस्था में। और आपने मस्ट रिमेंबर, मतलब आपने सुना होगा या आपको पता है कि ह्यूमन इज द मतलब मोस्ट नॉलेजेबल इन दिस वर्ल्ड, और ही कैन चेंज एवरी स्टेज ऑफ द नेचर। सो ये ध्यान रखना कि ये जो प्राण अवस्था है बेटा जी, प्राण अवस्था नहीं सॉरी, ये जो ह्यूमन ऑर्डर है, ये तीन ऑर्डर को चेंज कर सकता है। और मस्ट रिमेंबर, जब हम बात करते हैं प्रकृति नेचर्स की, सो देयर आर फोर ऑर्डर्स मेक्स अ नेचर्स, और यदि इनमें से किसी में भी ज्यादा डेवलपमेंट होगा या किसी में भी कम डेवलपमेंट होगा या कोई भी रिमूव कर दिया जाएगा, तभी नेचर खत्म हो जाएगी। सपोज दैट आप किसी भी एक ऑर्डर को खत्म कर लीजिए इसमें, तो ये सारे ऑर्डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, यदि ये मटेरियल ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए तो वाटर वगैरह किसी को नहीं मिलने का, सो सब डेड डेड हो जाएंगे। सपोज दैट इसको कर दिया जाए, जो प्लांट्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, सो किसी को फूड नहीं मिलने का, तो सब खत्म हो जाएंगे। सपोज दैट एनिमल ऑर्डर्स को खत्म कर दिया जाए तो आपका इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, तो सब खत्म हो जाएंगे। सपोज दैट ह्यूमंस को खत्म कर दिया जाए, तब भी ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब इन चीजों को देखने वाला कौन रहेगा, किसको पता चलेगा कि ये ऑर्डर्स भी है नेचर में। हाँ जी, क्लियर बेटा? हाँ जी सर। हाँ, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल ऑर्डर पे बात करते हैं। सो डू यू नो यूनिवर्सल ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर सभी के लिए समान हो, कोई उसमें चेंजेस ना होता हो। सो यूनिवर्सल यूनिवर्सल जो है ऑर्डर्स, या कह सकते हैं यूनिवर्सल मीन्स होता है फोकस ऑन ऑल, यानी कि एनकम्पसेस और फोकस ऑन ऑल, सभी पे फोकस करे। ऑर्डर मीन्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो यूनिवर्सल ऑर्डर है कि focus on all in a systematical orders. So universal human orders refers to the efforts of an individual to have
a systematical arrangement of the entire universe which is initiative with the individual and itself, जो कि इनिशिएटिव्स होता है इंडिविजुअल के थ्रू और इटसेल्फ के थ्रू। सो यूनिवर्स का एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट है। हाँ जी। सो जैसे कि डेथ एंड बर्थ इज अ यूनिवर्सल ऑर्डर, कि बंदा जिएगा भी और मरेगा भी। ठीक है जी, तो ये आपको हो जाएगा। सो विजन्स फॉर ह्यूमन ऑर्डर्स, विजन्स मीन्स उद्देश्य क्या है या फॉर द ह्यूमन ऑर्डर्स। द विजन्स ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर्स हैज द थ्री एलिमेंट्स, जो ह्यूमन ऑर्डर्स के विजन है दैट इज कंटेन द थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, humanistic education which transform the animal consciousness of the human to the human consciousness, putting the check on our actions। अब बच्चे जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है, ये एजुकेशन सिंपली डिफरेंट करती है एनिमल्स एंड ह्यूमंस में, क्योंकि ह्यूमंस की जो एक्शंस है their actions should be different from the animal consciousness, but nowadays ऐसा कुछ देखा गया है कि persons who is मतलब who take या who do the different kinds of the activity like animals seek firstly protect yourself। जो एनिमल्स है बेटा जी, वो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। सो दैट टाइम ह्यूमन फर्स्टली प्रायोरिटी ऑफ द ह्यूमंस टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। एनिमल्स एनी रीजंस यानी कह सकते कि एनी सिचुएशन ओनली रिएक्ट नॉट अ रेस्पॉन्स। सो आज की डेट में भी ह्यूमंस ओनली रिएक्ट करता है, नॉट अ रेस्पॉन्स। हाँ जी। रेस्पॉन्स मीन्स है सपोज दैट आपने मेरे से कोई क्वेश्चन किया कि सर आई कांट अंडरस्टैंड योर लर्न योर टीचिंग, भाई मैं आपकी चीजें समझ नहीं सकता। सो रिएक्शन क्या होगा और रेस्पॉन्स क्या होगा? रेस्पॉन्स ये हो सकता है, पहले मैं आपको रेस्पॉन्स बता देता हूँ। रेस्पॉन्स क्या होता है बेटा? रेस्पॉन्स होता है सपोज दैट आपने कहा कि सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना आपने जो बताया मेरी समझ में नहीं आया, तो रेस्पॉन्स होगा ठीक है मैं चेक करता हूँ, शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, मे भी मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ पा रही, या शायद आपका जो कंटेंट है वो सी ठीक नहीं है, या फिर ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं मैं ट्राई करता हूँ आपको और अच्छे से कोशिश करता हूँ आपकी समझ में आ जाए। बट बेटा रिएक्शन होता है, रिएक्शन मीन्स मैं आपको ही कहने लग जाऊँ एकदम कि नहीं आप नहीं ठीक है, आपने आप कनेक्ट नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, सबके समझ में आ रहा आपकी समझ में नहीं आ रहा। सो दैट इज द रिएक्शन। सो आज की डेट में बेटा जी एनिमल जब भी उसके पास कोई एक्टिविटी आएगी वो जस्ट एक्टिविटी के रिगार्डिंग रिएक्ट करेगा, नॉट अ रेस्पॉन्स। बट द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन या ह्यूमन इज या ह्यूमन कॉन्शियसनेस की टेक द रेस्पॉन्स, मतलब वो या गिव द रेस्पॉन्स, जैसे उसके एक्टिविटी है वो रेस्पॉन्स दे, ना कि रिएक्शन। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द animals and humans, and these difference मतलब acquire या gathered through the humanistic education। जब आपको humanistic education मिले कि जीवों पे दया करो, हाँ जी, mercy on the living beings, so that is the humanistic education। next है humanistic constitutions। जो constitutions means है कि जैसे कि आपको ईमानदारी के साथ जीना चाहिए, हारमोनी के साथ सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, दैट इज द ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस। ये रूल्स रेगुलेशन है, ये संविधान है ह्यूमन का कि भाई आपको किस तरीके से, इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन लिविंग इन हार्मोनी विद हिमसेल्फ एंड विद द अदर ऑर्डर्स, कि भाई आपको अपने साथ और दूसरे ऑर्डर के साथ हार्मोनियल रिलेशनशिप रखनी चाहिए, हार्मोनी के साथ जीना चाहिए, दैट इज द ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड एलिमेंट इज ह्यूमनिस्टिक ऑर्डर, इट्स इंक्लूड द राइट अंडरस्टैंडिंग in the society living continuously with harmony and happiness। और जो ह्यूमनिस्टिक ऑर्डर है ये बच्चे बताता है कि आपको राइट अंडरस्टैंडिंग सही समझ के साथ सोसाइटी में रेगुलर कैसे रहना है, विद मतलब किसके साथ, हैप्पीनेस, हैप्पीली एंड हार्मोनियल। क्लियर बेटा? हाँ जी जशन, ये बेटा क्लियर हुई चीजें? हाँ जी।
सो नेक्स्ट जो है, अब आते हैं हम कम टू अवर टॉपिक। क्लियर है सर? हाँ, जो हमारा मेन टॉपिक है आज जो हमें करवाना था, क्योंकि बेटा देखो क्या है, ये हार्मोनियल हार्मोनी तो हमें हर टॉपिक से पहले आपको बताना ही है, क्योंकि विदाउट हार्मोनी आप ह्यूमन वैल्यू को ही कंसिडर नहीं कर सकते। सो मस्ट रिमेंबर, जब भी आपका कोई टॉपिक चलेगा हार्मोनी तो आपको बताना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट हार्मोनी के बगैर टॉपिक नहीं। अब आता है बेटा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज में जो होता है कि भाई जब प्रोफेशनल बंदा होता है, ही रिक्वायर्ड मतलब वर्किंग बंदा है जो सोसाइटी में काम कर रहा है, तो कॉम्पिटेंसीज में होता है क्षमता, उसकी क्या क्या क्षमता होनी चाहिए या क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी नहीं कह सकते, क्षमता है ये, बट क्वालिटी समझाने के लिए बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कॉम्पिटेंसीज। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, जैसे कि यदि हम काम कर रहे हैं, तो हमारा डायग्राम भी बता रहा है, यदि येलो वाला देखे तो स्किल्स होना चाहिए बंदे में। स्किल्स मीन्स he is capable to do a particular task effectively and efficiently। जो भी उसे काम मिला है उसको करने में वो इफेक्टिवली और एफिशिएंट हो, सो दैट इज द स्किल्स। हाँ जी। आफ्टर दिस यदि हम इस ग्रीन पैरेट ग्रीन सर्कल को देखें, तो इसमें है एटीट्यूड्स। सो एटीट्यूड्स का मीन्स होगा बेटा जी, जो आजकल हम एटीट्यूड्स की बात करते हैं ना कि he is very attitude person या she is very attitude। so ये एटीट्यूड नहीं, ये एटीट्यूड्स मीन्स यहाँ पे एटीट्यूड्स का ईगो से रिलेशन है, जिसे हम एटीट्यूड्स को बोलते हैं। इस एटीट्यूड्स का मीनिंग है, हियर इज एटीट्यूड्स मीनिंग होगा पॉजिटिव थिंकिंग, कि पर्सन शुड बी पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड्स तभी बनेगा बिहेव। हाँ जी। आफ्टर दिस ये जो स्काई ब्लू है या नेवी ब्लू है, ये कॉलम हमें बताता है कि राइट बिहेवियर, हाँ जी, बिहेवियर एंड वैल्यूज, वैल्यूबल होना चाहिए पर्सन, पर्सन हैव द स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल वैल्यूज। आफ्टर दिस नॉलेज, सो दीज आर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, दीज कॉम्पिटेंसी शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन। ये क्षमता एक प्रोफेशनल पर्सन में होनी ही चाहिए। सो दैट इज द प्रोफेशनल competencies, skills, attitudes, behavior, values, and knowledge. So, tell me, do you know what is the behavior? Attitudes मुझे पता है आपके समझ में आ गया होगा, knowledge भी आ गया, but behavior क्या होता है? हाँ जी जैसन बेटा, behavior क्या होता है आपको पता है? behavior क्या है? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, behavior means होता है capability of a person रिगार्डिंग डूइंग समथिंग, यानी कि जो कैपेबिलिटी है वो किस तरीके से कर रहा है, दैट इज द बिहेवियर। सपोज दैट आपने किसी से बोला आर यू गुड, आपने कहा कि यस या नो, या कहेंगे कि व्हाट इज योर मीनिंग। तो इस तरीके से आपने कहा भी आपका मीनिंग क्या है, आप कैसे दैट थिंग्स योर ना एक्टिविटी रेस्पॉन्स, योर रेस्पॉन्स शो योर बिहेवियर रिगार्डिंग इवेंट्स या particular situations. So, next is a बेटा जी competency in professional ethics। अब प्रोफेशनल एथिक्स में कौन सी कॉम्पिटेंसी है? वे तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी थी कि व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशनल ethics। so first competency है ability to argument the universal human order। ये जो एबिलिटी है कि आर्ग्यूमेंट करना है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर्स में, so that is the professional competency। so professional competency like कौन सी है? एजुकेशन, education also known as the संस्कार। education का means here is education means is not BA MA 10th and 12th, but education means होगा शिक्षा means संस्कार, because शिक्षा education create your या कह सकते हैं कि have a great impact on your activity and your activity create your संस्कार।
सेकंड इज एबिलिटी आर्गुमेंट यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर्स में हेल्थ मीन्स संयम, हेल्थ मीन्स संयम, और संयम आल्सो नोन एज द सेल्फ कंट्रोल, कि आप में सेल्फ कंट्रोल की क्षमता भी होनी चाहिए, दैट इज द संयम। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्शन वर्क, प्रोडक्शन वर्क, प्रोडक्शन और वर्क, यानी कि आपको जो आउटपुट दे रहे हो दैट इज योर वर्क, सो दैट इज द प्रोडक्शन, कि व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, कि आर यू प्रोड्यूसिंग, आप क्या बना रहे हो, दैट इज द वर्क। एक्सचेंज मीन्स स्टोरेज, कि एक्सचेंज स्टोरेज, जस्टिस प्रिवेंशन, सो दैट इज द एबिलिटी टू आर्गुमेंट द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर्स, तो ये एबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। सेकंड है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पार्टनर्स, भाई ये भी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और पार्टनर्स का डेवलपमेंट कर सके या सर्च कर सके, so that is the professional competency. So it is known as the holistic technology. Holistic technology means जो previous technology है, justify the real human, satisfy the real human needs, आपको आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेटिस्फाई कर सके रियल ह्यूमन नीड्स, रियल नॉट आर्टिफिशियल, so real human needs based on the some fundamental needs like ये जो food, shelter and clothes and allied needs like जैसे मेडिकल फैसिलिटी है और एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज है कंपैरेटिबल विद नेचर, यानी कि आप कंपेयर करो, कंपैरेटिबल विद नेचर होना चाहिए आपका, कंपैरेटिबल नेचर। प्रमोट यूजेस ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स, इस पर्सन शुड बी प्रमोट यूजेस ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो दोबारा रिसोर्सेज हो जाए तो ऐसे रिसोर्सेज को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज डू यू नो लाइक आपके कोयल है, मिनरल्स है, दीज आर द कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये दोबारा रिन्यू नहीं होने के, तो ऐसे रिसोर्सेज को पर्सन से प्रमोट करें जो रिन्यूएबल हो। नेक्स्ट इज ए लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट, पर्सन शुड बी लो कॉस्ट एनर्जी एंड एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि कम खर्चीला हो और एनर्जेटिक एफिशिएंट होना चाहिए। नो हार्मफुल टू हेल्थ, ऐसा कोई काम ना करें कि जो हार्मफुल हो हेल्थ के लिए, सो दैट इज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। सम ऑफ द होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन सिस्टम इंक्लूड, होलिस्टिक जो प्रीवियस है उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन सिस्टम इंक्लूड है, इसके बारे में जान लेते हैं। लाइक आपका सोलर एनर्जी डिवाइसेस, that is the holistic approach, green building materials and technology, watershed management, biomass based energy technology, eco-friendly agriculture and eco sanitization, so sanitation, so these are the holistic technology। हाँ जी, so next is है बेटा जी, ये सारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चल रही है, मैनेजमेंट ऑफ द मॉडल और पैटर्न्स, कि जो आपने मॉडल्स बनाए हैं, जो पैटर्न बनाए हैं, इनको मैनेजमेंट कैसे करना है। सो इन दिस टू डेवलप द ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी अडोप्टेड। जब आप ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको अडोप्टेड करने पड़ेंगे, सो दैट पॉइंट इज लाइक आपका coordination in the working unit, so your working unit should be coordinate होना चाहिए और आपके जो persons हैं उनमें coordination होना चाहिए। cooperative, cooperative means cooperative and motivation management, आपको ऐसा मैनेजमेंट करना जो cooperative मैनेजमेंट हो और मोटिवेटेड हो। so means जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया, जहाँ पे भी कोवर्ड्स हो जाएंगे वहां पे कम से कम 2 और मोर देन 2 पार्टी की बात हो रही है, so ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि आपका कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ सहयोग करे एंड मोटिवेट करे। एंड हेल्थी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप, so your relationship should be healthy between your employees and employee, if you are employees so your relation should be healthy with your employer, so no exploitation of the labor, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए आपका जो लेबर का एक्सप्लोटेशन करता हो,
सो डू यू नो व्हाट इज द एक्सप्लोटेशन? हाँ जी, एक्सप्लोटेशन मीन्स होता है कि हार्मफुल एक्टिविटी। हाँ जी सर, पता है मेरे को। हाँ जी बेटा, तो ऐसा सिस्टम आपका होना चाहिए जो एक्सप्लोटेशन ना करता हो। नेक्स्ट है इफेक्टिव इंटीग्रिटी एंड इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि इफेक्टिव इंटीग्रिटी मीन्स होगा कि जो आपकी एकता है वो इफेक्टिव होनी चाहिए ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे, सिंगल पर्सन के बेसिस पे भी आपका ये इफेक्टिव होनी चाहिए एकता, जो इंटीग्रिटी। अच्छा बच्चे, एक इसमें केस स्टडी दिया गया है, ये केस स्टडी मॉडल है लिज्जत, जो पापड़ आता है ना, लिज्जत पापड़ जो है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक वो दिया गया है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किस तरीके से अपने आप को वो किया, डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो यदि हम इसके बारे में बात करें कि ये जो यूनिट है ये स्टार्टेड हुई थी 1959 में विद अ सीड कैपिटल ऑफ द 80, यानी कि अब ये देखो 80 रुपीज, RS 80 रुपीज, केवल 1959 में 80 रुपीज की कैपिटल के साथ स्टेब्लिश हुई थी। तो 80 रुपीज का मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि कितनी अमाउंट होगी 1959 में। आई थिंक मेरे रिमेम्बर है कि 1980 और 85 या 80 इसके बीच में एक जो नॉन स्किल्ड लेबर थी, उसकी जो एक दिन की सेल्फ वो मतलब वेज हुआ करती थी, नॉन स्किल्ड की बात करना बेटा, स्किल्ड की नहीं, वो 25 रुपीज होती थी। सो ये मान के चलोगे यदि जब 58 है, क्योंकि उसका डेटा मेरे पास नहीं है, इसी को बेस ईयर मानते हुए जब ज्यादा से ज्यादा एक दिन का जो बंदे की लेबर है, एक नॉन स्किल्ड लेबर का एक दिन का जो चार्ज होगा वो 1 रुपीज होगा। सो मान के चलो कि 80 डेज की जो उसकी सैलरी है उस कैपिटल से स्टार्ट किया लिज्जत पापड़ जो है। सो 80 डेज के कैपिटल्स में से 2.5 महीना अप्रोक्सीमेटली। सो यदि आप आज की डेट में एक बंदे को 400 रुपीज मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, सो ये मान के चलो यदि आज हम उसकी कंपेयर करें, सो एक बंदे के 2.5 महीने के 12-25 हजार रुपए के इक्वल ये अमाउंट आते हैं 80 रुपीज, क्योंकि 2.5 महीने में 25,000 रुपए बंदा कमा लेगा। तो इतनी कैपिटल से लिज्जत कोऑपरेटिव मतलब ये स्टार्ट किया, ठीक है ना, फाउंडेड बाय द 7 लेडी एंटरप्रेन्योर इन द गुजरात, यानी कि 7 लेडी थी, घर की महिलाएं, एंटरप्रेन्योर नहीं थी, वो घर की महिलाएं थी, जिन्होंने जैसे कि आपके आसपास में जो लेडी है उन्होंने कहा चलो पापड़ बना लेते हैं घर के लिए, फिर उन्होंने कहा चलो मार्केट के लिए बना लेते हैं, तो इन्होंने स्टार्ट किया 10-10, 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठे करके, मतलब 10-10 रुपए की होंगी, 80 रुपीज है तो 10-10 की है तो 7 के 70 हो गया, यानी कि 12-12, 15-15 रुपए इकट्ठे करके कर दिया, ठीक है ना, 15 तो कहने होंगे, 12 ही होंगे, हाँ 12, तो चलो हाँ 12-12 रुपीज 12 एंड रन एज द श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, और किसके थ्रू किया, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, इस नाम से इन्होंने स्टार्ट किया। इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अराउंड द 42,000 पीपल, 12,000 पीपल्स को इन्होंने प्रोवाइड किया। एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 65 करोड़ है आज की डेट में बेटा जी इसका एनुअल, यानी कि 80 रुपए कहाँ और कहाँ 65,000, यदि आज की कंपेयर करें 25,000 रुपए लगा के 65,000 रुपए 65 करोड़ रुपीज कमा रहे हैं आज की डेट में यदि बात करें जाए। सो अब इन्होंने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या किस तरीके से गए, सो फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू द फिनोमिनल सक्सेस, सक्सेस के लिए कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो फर्स्ट किया इन्होंने, मेंबर बिलीव द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेशन, इसके मेंबर जो थे बेटा वो बिलीव करते थे कि कोऑपरेशन से एक दूसरे का सहयोग करो तभी आपका मार्केट मतलब यूनिट प्रोग्रेसिव हो सकती है। सेकंड है करेक्टिव ओनरशिप हेल्प देम टू अटेंड स्टेडली इनकम, जो करेक्टिव ओनरशिप थी क्योंकि सारे बंदे मालिक थे, उस बंदों ने हेल्प की
कि भाई आप इसको रेगुलरली इनकम मिल जाए इन्हें, स्टेडली इनकम। नेक्स्ट है अडोप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट अमंग द ग्रुप। अब इन्होंने कौन सी प्रैक्टिस अडोप्टेड की कि भाई सभी को बराबर बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, कि कोई। फोर्थ इज है मेन फोकस वाज द मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी, और इनका फोकस रहा मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी। टर्मिडियस प्रैक्टिस ऑफ इथिकल कोड एंड कंडक्ट, और बेटा जी इन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस रखी है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, कि भाई ये प्रैक्टिस रेगुलर है। करेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और इन्होंने सही डिसीजन लिए। कलेक्टिव डिसीजन मींस ग्रुप में डिसीजन लिए हैं, एक बंदे ने डिसीजन लिया है। तो दस इस प्रकार वी सी वैल्यू एंड इथिकल कंडक्ट प्रेव द पाथ ऑफ द सक्सेस। और हमें पता चला है कि हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स से कि जो वैल्यूज है और इथिकल कंडक्ट है, इन्होंने पाथ मतलब रास्ता दिखाया सक्सेस के लिए। क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा, समझ में आया जी? हाँ जी सर। हाँ, अब बात करते हैं कि भाई प्रोडक्शन सिस्टम क्या है। सो देयर आर ए बिग प्रॉब्लम बिफोर द इकोनॉमी और प्रोडक्शन यूनिट, इवन यू एंड मी। यानी कि एक प्रॉब्लम है जो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, और प्रोडक्शन सिस्टम के सामने भी और इकोनॉमी के भी सामने है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा जी? फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये हाउ मच टू प्रोड्यूस हटा दीजिए, बट जो फर्स्ट 3 प्रॉब्लम है ये सभी के सामने है। सपोज दैट आपने सोचा कि यार मैं अब इसके बाद बीटेक के बाद एमबीए करना चाहता हूँ, तो नहीं मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम होगी कि क्या करें, कैसे करें, और किसके लिए करें। सो फर्स्टली व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, और व्हॉम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। दैट इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और अदर कॉम्पिटेंसी और इकोनॉमी। क्लियर बेटा? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज प्लीज आस्क मी। हाँ जी बेटा। ओके सर। ओके सर, अभी तो नहीं है, अगर होंगे तो पूछ लूंगा बाद में। हाँ कोई बात नहीं है, तो आप जब भी क्वेश्चन हो और कोई भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जनरेट होता है, क्वेरी कर लियो। हाँ जी। ठीक, ओके सर। नाउ यू कैन लेफ्ट, अब आप लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम।